संगम साहित्य के 5 पारिस्थितिक क्षेत्र। तमिलनाडु ने नए संसद भवन से संबंधित परियोजना के लिए मिट्टी के नमूने भेजे हैं। ये मिट्टी के नमूने प्राचीन तमिल संगम साहित्य में वर्णित 5 पारिस्थितिक क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्राचीन तमिल संगम साहित्य में वर्णित 5 पारिस्थितिक क्षेत्रों कुरिंजी, मुलई, मरुथम, नीथल और पलाई से एकत्र किए गए हैं। सेव चेनकुरिंजी। शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य भारत के पश्चिमी घाट में एक संरक्षित क्षेत्र है जो केरल के कोल्लम जिले में स्थित है और अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के नियंत्रण में आता है। शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य का नाम ग्लूटा त्रावणकोरिका से लिया गया है, जो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक प्रजाति है, जिसे स्थानीय भाषा में चेनकुरिंजी के नाम से जाना जाता है। औषधीय गुण और रक्तचाप को कम करने और गठिया के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। गहरे लाल रंग के साथ हर्टवुड काफी मजबूत है और इस प्रकार लकड़ी उद्योग को आकर्षित करता है। सेव चेनकुरिंजी इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाने वाला एक अभियान है। डोनेट्स्क और लुहांस्की। डोनेट्स्क और लुहांस्क 2 क्षेत्र हैं जो एक साथ यूक्रेन रूस सीमा पर डोनबास क्षेत्र बनाते हैं। डोनबास एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है और संसाधन के दृष्टिकोण से यूक्रेन में सबसे बड़ा कोयला भंडार है। ये दोनों क्षेत्र 2014 में वापस यूक्रेनी सरकार के नियंत्रण से अलग हो गए और खुद को स्वतंत्र लोगों का गणराज्य घोषित कर दिया। डोनबास क्षेत्र रूस के लिए सामरिक लाभ भी प्रदान करता है। इस क्षेत्र को नियंत्रित करके रूस क्रीमिया के लिए एक भूमि पुल बनाने का इरादा रखता है, जिस पर उसने 2014 में कब्जा कर लिया था। सेवास्तोपोल जैसे क्रीमिया में काला सागर और गर्म पानी के बंदरगाहों तक पहुंच इसे पूरे वर्ष महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों तक पहुंचने की अनुमति देती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैक्ट। हाल ही में सिंगापुर के टी राजा कुमार को एंटी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्कस प्लेयर की जगह राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। वह अगले 2 साल के लिए अपनी सेवा का निर्वहन करेंगे। वह लंबे समय से वैश्विक आतंकी वित्तपोषण के खिलाफ काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को फ्रेंच में ग्रुप डी एक्शन फाइनेंसर, ग्रुप डैक्शन फाइनेंसियर गफी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने तथा नीतियों को विकसित करने के लिए G7 की एक पहल के रूप में की गई थी। वर्ष 2001 में आतंकवाद के वित्तपोषण को शामिल करके इसके जनादेश का विस्तार किया गया था। फैफ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए आतंकवादी वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य संबंधित खतरों से निपटने हेतु मानकों को स्थापित करने एवं कानूनी, परिचालन तथा नियामक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के साथ काम करता है। यह इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने का काम करता है। प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने 4 जुलाई 2022 को IIT हैदराबाद परिसर में मानव रहित हवाई वाहन विकसित करने के लिए अत्याधुनिक ऑटोनॉमस नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया। अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उभरता IIT हैदराबाद नवाचार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सहयोग प्रदान कर रहा है। स्वायत्त नौवहन और डेटा अधिग्रहण प्रणाली के विशिष्ट डोमेन क्षेत्र में अंतर्वेशी प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर आवश्यकतानुसार ध्यान देने के साथ ही यह केंद्र मानव रहित व स्वायत्त वाहनों से संबंधित विभिन्न चुनौतियों के तत्काल समाधान पर जोर देता है। IIT हैदराबाद में मानव रहित वायुयानों UAVs तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों ROVs के लिए स्वायत्त नौवहन प्रणाली अथवा ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को तिहान फाउंडेशन के रूप में जाना जाता है। संस्थान द्वारा जून 2020 में इसे खाए द आर्ट कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। यह एक बहुविभागीय पहल है जिसमें प्रतिष्ठित संस्थानों और उद्योगों के सहयोग तथा समर्थन के साथ IIT हैदराबाद में इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल एवं एरोस्पेस, सिविल, गणित व डिजाइन के शोधकर्ता शामिल है। यह आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया की दिशा में उचित कदम है। नारी को नमन योजना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को राज्य सरकार की बसों में टिकट की कीमतों में 50% की छूट देने की घोषणा की है। टिकट में महिलाओं को रियायत देने के अलावा सरकार ने एचआरटीसी बसों में न्यूनतम किराए को 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए करने की भी घोषणा की। इसके अलावा एचआरटीसी की राइड विद प्राइड टैक्सियों में महिला ड्राइवरों के 25 पद भरे जाएंगे। एचआरटीसी में मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन आदि के 265 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश में राज्य के स्वामित्व वाला सड़क परिवहन निगम है। एचआरटीसी भारत में पहले आरटीसी में से एक है जो सभी प्रकार की बसों में टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हिमाचल प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार और रेलवे द्वारा मंडीकुल्लू सड़क परिवहन निगम के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना पंजाब और हिमाचल प्रदेश में परिवहन को संचालित करने के लिए की गई थी। 2 अक्टूबर 1974 को इस निगम का हिमाचल सरकार में विलय कर इसका नाम हिमाचल सड़क परिवहन निगम कर दिया गया। पौधों में नाइट्रोजन अवशोषण का विनियमन। राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बंगलुरु, NCBS टिफार के शोधकर्ताओं ने एक नया मार्ग खोजा है जो पौधों में नाइट्रेट अवशोषण को नियंत्रित करता है। शोधकर्ताओं ने MADS27 नामक एक MIR 444 लक्ष्य जीन की जांच की जो एक प्रतिलेखन कारक है जिस पर पहले थोड़ा ध्यान दिया गया था। प्रतिलेखन कारक प्रोटीन होते हैं जो डीएनए को रना में परिवर्तित करने या प्रतिलेखन करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। प्रतिलेखन कारकों में रना पॉलीमरेज को छोड़कर बड़ी संख्या में प्रोटीन शामिल हैं जो जीन के प्रतिलेखन को आरंभ और विनियमित करते हैं। माइक्रोआरएनए MIR 444 जीन MADS27 को सक्रिय करता है जो नाइट्रेट अवशोषण, जड़ विकास और तनाव सहिष्णुता को नियंत्रित करता है तथा इस प्रकार इन पौधों के गुणों को नियंत्रित करने का एक तरीका प्रदान करता है। जीन MADS27 नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में सुधार के लिए संशोधन हेतु एक उत्कृष्ट जीन प्रतीत होता है जो पौधे को अधिक नाइट्रेट्स को अवशोषित करने में मदद करता है और अजैविक सहनशीलता को बढ़ाता है। शोधकर्ताओं द्वारा चावल, मोनोकोट और तंबाकू, डाइकोट दोनों पौधों में इस तंत्र का अध्ययन किया गया था। यह अध्ययन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बॉटनी में प्रकाशित हुआ था। नाइट्रोजन एक पौधे के विकास के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। हालांकि उर्वरकों में नाइट्रेट के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी में नाइट्रेट संचित हो सकता है, परिणामस्वरूप जल और मिट्टी में नाइट्रेट जमा हो सकता है। यह संचय मिट्टी व जल प्रदूषण को बढ़ा देता है, साथ ही ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। यह दूसरों के बीच क्लोरोफिल, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड का एक हिस्सा है। यह ज्यादातर मृदा से प्राप्त होता है, जहां यह मुख्य रूप से जड़ों द्वारा नाइट्रेट्स और अमोनियम के रूप में अवशोषित होता है। नाइट्रेट्स जीनोमाइड जीन अभिव्यक्ति को भी प्रभावित करते हैं, जो बदले में जड़ प्रणाली, पौधों के जैविक चक्र की वृद्धि आदि को प्रभावित करते हैं। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता को लेकर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण के परिणाम जारी किए गए। इससे पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB रैंकिंग जारी की गई, जो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP रिपोर्ट 2020 पर आधारित है। राज्यों की रैंकिंग। गुजरात और कर्नाटक राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर है। केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना ने राज्यों की श्रेणी में शीर्ष कलाकार का पुरस्कार जीता। केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में जम्मू और कश्मीर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में दिखाई दिया। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल में नवाचार को बढ़ावा देने और नवोदित उद्यमियों को अवसर प्रदान करने के लिए देश में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग BIT 2018 से राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग अभ्यास का आयोजन कर रहा है। यह अभ्यास देश में स्टार्टअप के लिए कारोबारी माहौल को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति को सामने लाने में मदद करना, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रेरित करना।
राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अच्छे अभ्यासों की पहचान करना, सीखने और दोहराने के लिए सुविधा प्रदान करना। वर्गीकरण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सर्वश्रेष्ठ कलाकार, शीर्ष प्रदर्शक, नेता, आकांक्षी नेता, उभरते स्टार्टअप, पारिस्थितिक तंत्र। 7 व्यापक सुधार क्षेत्र। प्रतिभागियों का मूल्यांकन 7 व्यापक सुधार क्षेत्रों में किया गया, जिसमें 26 कार्य बिंदु शामिल थे। संस्थागत सहयोग, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, बाजार तक पहुंच, इनक्यूबेशन सहयोग, वित्तीय सहयोग, सक्षमकर्ताओं के क्षमता निर्माण के लिए मेंटरशिप सहयोग। स्क्वाड्रन ईनास 324। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी नौसेना कमान में एक नया भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 324 अधिकृत किया है। यह पूर्वी समुद्र तट पर निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा। यह इकाई स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर Mk3 मिस्टर हेलीकॉप्टरों का उपयोग करने वाली पूर्वी समुद्र तट की पहली नौसेना स्क्वाड्रन है। इसे केस्ट्रल्स नाम दिया गया है, जिसका मतलब शिकारी पक्षी है, और इनमें अच्छी संवेदी क्षमताएं हैं, जो विमान और वायु स्क्वाड्रन की इच्छित भूमिका को प्रदर्शित करते हैं। स्क्वाड्रन के प्रतीक चिन्ह में एक केस्ट्रल को दर्शाया गया है, जो विशाल नीली और सफेद समुद्री लहरों पर खोज कर रहा है, जो स्क्वाड्रन की अभिन्न समुद्री टोही, मिस्टर और खोज एवं बचाव SAR भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है। Mk3 हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, जिनमें आधुनिक निगरानी रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर शामिल है। उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा विकसित व निर्मित है। हाल सार्वजनिक क्षेत्र की विमान निर्माण कंपनी है। समुद्री टोही, मिस्टर तथा खोजबीन एवं बचाव SAR की अपनी मुख्य भूमिकाओं के अलावा इन हेलीकॉप्टरों को मानवीय सहायता एवं आपदा राहत हद्र संचालन के साथ साथ समुद्री कमांडो के साथ स्पेशल ऑपरेशंस के लिए भी तैनात किया जा सकता है। गंभीर रूप से बीमार रोगियों की चिकित्सा की सुविधा के लिए एयर एम्बुलेंस की भूमिका में उपयोग हेतु इसमें एक एयरबोर्न मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट भी शामिल है।